मैं जब भी अनिल को देखती तो वो एक टपोरी से कम नहीं लगता। हाथों में कड़ा और गले में चेन डालकर इधर उधर घूमता रहता था। अनिल सामने वाले फ्लैट में रह रहे शर्मा जी का बेटा था। मेरे परिवार के लोग अनिल को टपोरी ही समझते थे, पर किसको पता था कि ये टपोरी जो कर दिखाएगा वो मेरे परिवार के लोग तो कभी उम्मीद भी नहीं कर सकेंगे। आज सुबह हम लोग जब खाना खा रहे थे तब अनिल का फ़ोन आया कि रेखा माँ बनने वाली है। मेरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। रेखा मेरी सबसे छोटी ननद है। मेरी आंखों के सामने उसकी बचपन की तस्वीर घूमने लगी और मेरा मन 20 साल पीछे की बातों को याद करने लगा। मैं इस घर में बहू बनकर जब आई थी तब मेरे दोनों देवर और ननद छोटे छोटे थे। मेरे पति सबसे बड़े थे। उनमें और बाकी भाई बहनों में उम्र का काफ़ी फासला था। नई नई भाभी पाकर मेरे छोटे छोटे देवर तो मेरे आगे पीछे चक्कर काटते और मेरा आंचल पकड़कर घूमते रहते थे। पर मैंने गौर किया था कि मेरी सबसे छोटी ननद रेखा, जो लगभग 10 से 12 साल की थी, मेरे सामने आने से कतराती थी। यदि वो कभी हिम्मत करके पास आती भी थी तो उसके भाई उसे झिड़क देते थे। यहाँ तक कि माँ जी भी हमेशा उसे अपने कमरे में जाने को बोलती। रेखा मुझे सहमी सी नजर आती। शादी के कुछ दिन बाद घर मेहमानों से खाली हो गया था। कोई काम नहीं था तो सोचा कमरे में पेंटिंग ही लगा दूं। मैं अपने कमरे में पेंटिंग लगा रही थी कि देखा रेखा चुपचाप मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई है। मुझे इस तरह उसका चुपचाप आना अच्छा लगा। आओ रेखा, तुम अपनी भाभी के पास नहीं बैठोगी? तुम मुझसे बातें क्यों नहीं करती? मैं उससे प्यार से अभी पूछ ही रही थी कि मेरा बड़ा देवर राहुल आ गया और रेखा की ओर देखकर बोला, अरे भाभी, ये क्या बात करेगी? इतनी बड़ी हो गई पर इसे तो ठीक से बोलना तक नहीं आता। राहुल ने बड़ी आसानी से ये बात कह दी। मैंने देखा कि रेखा का खिला चेहरा बुझ सा गया। मैंने सोचा कि इस बारे में राहुल को कुछ नसीहत दूं, पर तभी माँ जी मेरे कमरे में आ गई और आते ही उन्होंने भी रेखा को डांटते हुए कहा, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जाकर पढ़ाई कर। रेखा अपने मन के सारे अरमान लिए चुपचाप वापस अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद माँ जी बोली, देखो बहू, मैंने तुम्हारे लिए ये सूट खरीदा है। और वो मुझे सूट दिखाने लगी, पर मेरा मन रेखा पर ही लगा रहा। शाम को जब पतिदेव घर आए तो चाय नाश्ते के समय मैंने उनसे पूछा, आप एक बात बताइए कि ये रेखा इतनी डरी सहमी सी क्यों रहती है? वो गौर से मुझे देखते हुए बताने लगे कि रेखा साफ साफ बोल नहीं पाती। दरअसल रेखा ने बोलना ही देर से शुरू किया और 10 साल की होने के बावजूद हकला हकला कर बोलती है। आजकल तो कितनी मेडिकल सुविधाएं हैं, आप रेखा को किसी स्पीच थेरेपिस्ट को क्यों नहीं दिखाते? उस समय उन्होंने मेरी बात हवा में उड़ा दी, पर मैंने मन ही मन सोचा कि मैं खुद रेखा को दिखाने के लिए किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाऊंगी। इस बारे में जब मैंने बाबूजी से बात की तो उन्होंने भी कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने सीधे मना भी नहीं किया। अगले हफ्ते मैं रेखा को शहर की एक लोकप्रिय महिला स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले गई। थोड़ी देर बाद जब थेरेपिस्ट रेखा का विश्लेषण करके बाहर आई तो बोली, इसका हकलाकर बोलना उतनी परेशानी की बात नहीं है जितना इसके व्यक्तित्व का दबा होना। इसे लोगों के सामने आने में घबराहट होती है क्योंकि लोग इसके हकलाने का मजाक उड़ाते हैं। इसी से ये खुलकर नहीं रहती और न ही बोल पाती है। मैं रेखा को लेकर घर चली आई। मैंने निश्चय किया कि रेखा को लेकर मैं बाहर निकला करूंगी, उसे अपने साथ घुमाने लेकर जाऊंगी और उस दिन से मैं रेखा पर और ज्यादा ध्यान देने लगी। मैंने रेखा के व्यक्तित्व को निखारने की जैसे कसम खा ली थी। इसके नतीजे जल्द ही हम सबके सामने आने लगे। उस दिन तो घर में खुशी की लहर ही दौड़ गई जब रेखा अपने स्कूल में कविता प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार लेकर घर आई थी। समय पंख लगाकर कितनी तेजी से उड़ गया पता ही नहीं चला। मेरे सभी देवरों की शादी हो गई। अब घर में बस रेखा ही थी। उसने भी एमए कर लिया था। हम लोग उसकी शादी के लिए लड़का देख रहे थे। जल्द ही लड़का भी मिल गया जो डॉक्टर था। परिवार के लोगों ने बड़ी धूमधाम से रेखा की शादी की। शादी के बाद के कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि रेखा की आवाज में खुशी नहीं झलकती। मैंने पूछा भी पर उसने कुछ बताया नहीं और शादी के केवल 2 साल बाद ही रेखा अकेले मायके वापस आ गई। उसके बुझे चेहरे को देखकर हम सभी परेशान रहते थे। मैंने सोचा भी कि कुछ दिन बीत जाए तो उसके ससुराल फोन करूं, क्या पता पति पत्नी में खटपट हुई हो। कुछ दिन बाद
जब मैंने रेखा के ससुराल फ़ोन किया तो उसके सास और पति के जवाब सुनकर सन्न रह गई। मेरा तो एक ही बेटा है, आपने हमसे झूठ बोलकर शादी की और अपनी तोतली बेटी हमें दे दी, उस पर वो माँ भी नहीं बन सकती है। मैं तो सीधे तलाक के पेपर भिजवाऊंगी। इतना कहकर रेखा की सास ने फ़ोन काट दिया। घर में सन्नाटा छा गया। माँ जी ने मुझे भी कोसना शुरू कर दिया। मैं कहती थी कि ये कभी ठीक नहीं होगी। तुम्हारे उस स्पीच थेरेपी जैसे चोचलों से कुछ होने वाला नहीं है। लो देखो, अब रखो अपनी छाती पर इसे जिंदगी भर। मुझे रेखा की सास की बात सुनकर उतना दुख नहीं हुआ जितना कि अपनी सास की बातों से हुआ। दरअसल रेखा एकदम ठीक हो गई थी, पर नए माहौल में एक आध शब्द पर थोड़ा अटकती थी जो कि पता नहीं चलता था। खैर, बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। आखिर तलाक हो ही गया। इसके बाद रेखा एकदम चुपचाप सी रहने लगी जैसे कि मेरी शादी के समय थे। एक दिन मैंने जिद करके रेखा को अपने साथ बाहर चलने के लिए यह सोचकर कहा कि घर से बाहर निकलेगी तो थोड़ा बदलाव महसूस करेगी। रास्ते में ही पड़ोस के शर्मा जी का बेटा अनिल मिल गया। उसने मुझे रोककर नमस्कार किया और बोला, भाभी, मुझे मुंबई में अच्छी नौकरी मिल गई है और कंपनी वालों ने रहने के लिए फ्लैट दिया है। किसी दिन मम्मी से मिलने के लिए आप मेरे घर आइए। ठीक है भैया, किसी दिन मौका मिला तो आपके घर जरूर आऊंगी। इतना कहकर मैं रेखा के साथ बाजार चली गई। एक दिन मैं शर्मा जी के घर गई। उनका घर परिवार अच्छा था, अपना खुद का कारोबार था। मैंने बातों ही बातों में मिसेज शर्मा से रेखा का जिक्र किया तो वो बोल पड़ी, अरे उस बच्चे की अभी उम्र ही क्या है, कहीं दूसरी शादी करा दे तो ठीक हो जाएगी। लेकिन कौन थामेगा उसका हाथ? अब तो उस पर मां न बन पाने का ठप्पा भी लग गया है। यद्यपि मैंने उसके तमाम मेडिकल चेकअप कराए हैं पर उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। इतना कहते कहते मेरा गला जैसे भरा गया। मैं कैसा हूँ आपके घर का दामाद बनने के लिए? अनिल बोला तो मैंने उसे डांट दिया कि ये मजाक का वक्त नहीं है। भाभी, मैं मजाक नहीं सच कह रहा हूँ। मैं रेखा का हाथ थामने को तैयार हूँ, बशर्ते आप लोगों को ये रिश्ता मंजूर हो। मेरा मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। आश्चर्य से मैं मिसेस शर्मा की ओर पलटी तो मुझे लगा कि उन्हें भी अनिल से ये उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर रुककर मिसेस शर्मा बोली, मैं घूम घूम कर समाज सेवा करती हूँ और जब अपने घर की बारी आई तो पीछे क्यों हटूं? फिर जब अनिल को कोई ऐतराज नहीं है तो मुझे क्यों होगा? अनिल मेरी ओर मुड़कर बोला, भाभी, जहाँ तक बच्चे की बात है तो इस दुनिया में सैकड़ों बच्चे अनाथ पड़े हैं। उन्हीं में से किसी को अपने घर ले आएंगे और उसे अपना बच्चा बनाकर पालेंगे। अनिल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। जिसकी पहचान हम उसके पहनावे से करते रहे वो तो बिल्कुल अलग ही निकला, और जो सूट टाई के साथ जेंटलमैन बने घूमते थे वो कितने खोखले निकले। मेरे मन से अनिल के लिए सैकड़ों दुआएं निकल पड़ी। मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा था। मुझे टपोरी ड्रेस में भी अनिल किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। घर आकर मैंने यह बात परिवार के दूसरे लोगों को बताई तो सब इसके लिए तैयार हो गए और फिर जल्दी ही रेखा की शादी अनिल के साथ कर दी गई। शादी के साल भर बाद ही वे दोनों अनाथ आश्रम जाकर एक बच्चा ले आए और आज जब रेखा खुद मां बनने वाली है तो मेरा मन खुशी से झूम उठा है। मैंने अनिल से फोन पर बात की और उसे बधाई दी तो वो कहने लगा कि भाभी, हम माँ बाप तो पहले ही बन चुके थे पर बच्चों से परिवार पूरा होता है ना। बेटी तो हमारे पास पहले से ही है, अब जो भी होगा उसे लेकर कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा क्योंकि वो हमारा ही अंश होगा। अनिल के मुंह से यह सुनकर सचमुच मन भीग सा गया। अनिल ने मानवता की जो मिसाल कायम की है, यदि ऐसे ही सब हो जाए तो समाज में कोई परेशानी आए ही ना। यह सोचकर मेरी आंखों में अनिल और उसके परिवार के प्रति कृतज्ञता के आंसू आ गए हैं। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे नए स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।